यूजर को क्या लगता है एड्रेसेस कंटिन्यूएशन में है, मेरी प्रोसेस आएगी एक सेट ऑफ ब्लॉक के ऊपर, मेरी मेमोरी में मेन मेमोरी में मेरी प्रोसेस हो जाएगी। ओके यहाँ से देखना शुरू करते हैं। प्रोग्राम मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्क इनटू द मेन मेमोरी एंड प्लेस्ड विद इन अ प्रोसेस फॉर इट टू बी रन। कहीं ना कहीं मेन मेमोरी में इसको फिट होना पड़ेगा ताकि ये रन हो सके। मेन मेमोरी रजिस्टर्स आर द ओनली स्टोरेज CPU can access directly. Now this point is very important. Main memory and CPU registers, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. These are the only storage which a CPU can directly access. बाकी चीजें CPU directly access नहीं कर सकता. अगर कुछ भी आपको हार्ड डिस्क से चाहिए, मैग्नेटिक डिस्क से चाहिए, पेन ड्राइव से चाहिए, so the data needs to be brought in into the main memory, then only the CPU can read. ये जो पॉइंट आपका रेड में लिखा हुआ है, प्लीज इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान देंगे. This is very important point. Then the third is memory unit only sees a stream of addresses. Memory unit के हिसाब से वो stream of addresses हैं जहां पर आपकी read और write request आती हैं. Register accesses in one CPU clock cycles. Main memory can take many cycle causing a stall. अगर I hope तुमने CSA में ये पढ़ा हुआ है कि आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो रजिस्टर से डेटा रीड कर रही होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो मेमोरी से डेटा रीड कर रही होती हैं. पढ़ा हुआ आपने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस? आपने शायद वो पढ़ा हुआ ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ये वाली ऐसी पढ़ी हुई है. ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे अगर रजिस्टर्स में डेटा पड़ा हुआ है तो सीपीयू रजिस्टर से वो डेटा एक्सेस कर सकती हैं. दैट टेक्स ओनली वन क्लॉक साइकिल. बट अगर मेन मेमोरी में डेटा पड़ा हुआ है तो इट टेक मेनी साइकिल्स, क्योंकि मेन मेमोरी से डेटा जो है वो आपका सीपीयू रजिस्टर्स में आएगा और फिर सीपीयू रजिस्टर से डेटा जो है वो सीपीयू रीड करेगा. सो इट टेक मेनी साइकिल्स. कैशे सिट्स इन बिटवीन द मेमोरी एंड द सीपीयू रजिस्टर्स. कैशे का कंसेप्ट आप लोगों को पता है. कैशे आपकी एक और फ्लैश मेमोरी होती है जो कि सीपीयू रजिस्टर्स और मेमोरी के बीच में होती है. मेमोरी से थोड़ी सी छोटी होती है, सीपीयू रजिस्टर्स के साइज में कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है. और जो मोस्ट रिसेंटली एक्सेस्ड लोकेशंस होती हैं मेन मेमोरी की, वो लोकेशंस जो है वो हम कैशे में मेंटेन करते हैं. कैशे के अंदर हम क्या मेंटेन करते हैं? कैशे बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी ऑल्सो. सो हमने इन बिटवीन एक और लेयर रख ली है कैशे की. कैशे के अंदर मैं वो सारी मेमोरी लोकेशंस रखती हूँ जो कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड हो रही हैं, जिसके लिए सीपीयू को मेन मेमोरी पे नहीं जाना पड़ेगा. वो चीजें उसको डायरेक्टली कैशे से मिल जाया करेंगी. ठीक है, ओके. सो नाउ टेक दिस एग्जाम्पल. दिस इज द मेन मेमोरी which has been shown to you. कई बार हमने डिस्कस किया है that operating system lies at the low end of the memory. That means 0000 वाली जो लोकेशंस जो होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती हैं. Then there it is a fence register then demarcates the boundary of the operating system and that of the user processes. So that means ये वाली जो लाइन जो है इसको मैं फेंस रजिस्टर बोल सकती हूँ. फेंस रजिस्टर का मतलब क्या हो गया? वो बाउंड्री जो कि डिमार्केट करती है कि इससे नीचे नीचे वाला जो इंस्ट्रक्शंस और कोड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है और इस वाला जितना भी कोड और डेटा होगा वो सारा यूजर प्रोसेसेस के लिए होगा. ठीक है, एवरी प्रोसेस, यहाँ पे अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर दिखाया हुआ है जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस आर को रेजिडेंट इन द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम. अगर ये सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम होता तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता और यहाँ पर एक ही प्रोसेस होती, सिर्फ एक ही प्रोसेस होती. क्योंकि हम मल्टी प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोसेसेस आर को रेजिडेंट इन द मेन मेमोरी. So there are going to be multiple partitions, each for one process, and each process is identified with its base register and limit register. चेक करो, बेस वैल्यू होगी हर एक प्रोसेस की और उसकी एक लिमिट वैल्यू होगी. दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट के अंदर ये वाली नहीं दिया हुआ, आपका 420940 नहीं दिया हुआ. बेस प्लस लिमिट की जो ये वैल्यू है ये आपकी से आपको पता चलता है उस प्रोसेस की बाउंड्री कितनी है. टेक एन एग्जांपल, एक प्रोसेस को अगर 800 जो था वो उसका बेस लोकेशन था और 800 से वो 1000 पे था तो लिमिट में वैल्यू आएगी 200. समझ में आ गया? ये बात कितने बच्चों को समझ में आती है? यस मैम.
ठीक है. सो इट वाज अ Yes, ma'am. सिंपल थिंग जिसके अंदर हम बताते हैं कि हर प्रोसेस को कौन सी जगह मिलेगी. दैट मीन्स इट इज डिफाइंड बाय द बेस वैल्यू एंड द लिमिट वैल्यू. बेस वैल्यू फॉलोड बाय द लिमिट वैल्यू. ये बेस और लिमिट वैल्यू स्टोर कहाँ होती है प्रोसेस की? कोई गेस कर सकता है? हर प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस मेन मेमोरी में किस लोकेशन पे फिट हो रही है, वो कैसे पता चलता है? या चलो अभी एक काम करते हैं, अब ये इस वाले डायग्राम पे मैं आती हूँ और इस डायग्राम के बाद मैं पूछूंगी. नाउ ईच प्रोसेस holds the responsibility of accessing only its own addresses. हर प्रोसेस, अगर एक प्रोसेस फॉर एग्जांपल उसी पे ही आते हैं 800 से लेके 1000 तक था, तो वो 800 से 1000 तक की लोकेशंस को एक्सेस कर पाए. 800 से पहले हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड हो, तो एक एरेंट प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को तो नहीं रीड और राइट कर सकती, वरना वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को ही करप्ट कर देगी. इरेंट प्रोसेस जो है वो किसी और दूसरी यूजर प्रोसेस के कोड को भी रीड और राइट नहीं कर सकती. ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि मेरी प्रोसेस किसी दूसरे के एड्रेस स्पेस में कुछ राइट करवा रही है या किसी और की प्रोसेस मेरे एड्रेस स्पेस में मेरे कोड को ओवरराइट कर रही है. सो दैट मीन्स ईच प्रोसेस कैन ओनली रीड एंड write the instructions which are in its own address space. जब मैं address space की बात करती हूँ तो that means the set of addresses which a particular process can read and write and can access to. That means इस example के according हमारा 800 से लेके 1000 तक की जो instructions जो है, that means 200 instructions जो है वो उस process का address space है. So let's take an example how the address protection is being taken care by using two registers of base and limit. How the memory address protection, जो अभी मैंने आपको बोला है कि एक प्रोसेस को सिर्फ प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि वो अपने ही एड्रेस स्पेस की इंस्ट्रक्शंस को रीड और राइट कर सकता है, फेच कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है. सो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट सीपीयू से जनरेट होती है कि ये वाली पर्टिकुलर एड्रेस को रीड या राइट करना है. वो रिक्वेस्ट उस प्रोसेस, मान लो देखो एक सोच के देखो, चल तो प्रोसेस रही है, प्रोसेस चल रही है, तो प्रोसेस से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई कि इंस्ट्रक्शन नंबर 850 को रीड करना है. ठीक है. नाउ दिस 850 इज कंपेयर्ड विद द बेस वैल्यू ऑफ 800. ये देखा गया क्या वो 850 जो है वो 800 से बड़ा था. अगर हाँ बड़ा था, यस पे जाओगे तो अगले वाले कंपैरिजन पे आ जाएंगे. अगर वो बड़ा नहीं था, लेट्स से रिक्वेस्ट जनरेट हुई होती 799, 750, 700, कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट जनरेट हुई होती, इट इज ट्रीटेड लाइक अ ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया जाएगा कि इट इज मेमोरी एड्रेसिंग एरर एंड इट शुड बी टेकन केयर. एक इरेंट प्रोसेस है जो किसी और मेमोरी एड्रेस स्पेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है. क्लियर हो गया. अगर वो 800 से वो बड़ा था तो फिर वो चेक किया जाता है कि क्या वो बेस और लिमिट की बाउंड्री के अंदर था. मान लो 1050 था, 1050 फर्स्ट वाला जो कंपैरिजन था वो तो पास कर जाएगा कि हाँ 800 से ज्यादा था. बट मुझे चेक करना है कि एक प्रोसेस जिसके एड्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, इट शुड लाई बिटवीन 800 and 1000 only. So it will lead to another comparison 1050 if it is lesser than base and limit value. If yes, that means the process is accessing to the legal address space of the process. It is not an illegal memory access. But what if this comparison fails and the memory address, let's say 1050, you are trying to access from the process, then it is a no for the base and limit value, and this is also treated like a trap to the operating system. It is considered to be a memory addressing error, and operating system takes care for all such memory addressing errors. But in case if the address is from the legal address space, from the legal address range, then that particular access is allowed. How many of you are clear about this?
मेमोरी प्रोटेक्शन, हार्डवेयर एड्रेस प्रोटेक्शन। व्हाई आई एम सेइंग टू बी हार्डवेयर, क्योंकि ये जो बेस और लिमिट की जो वैल्यू है ये हार्डवेयर में मेंटेन की जाती है, ठीक है, ये हार्डवेयर। अभी मैं ये भी पूछूंगी कहाँ होती है, दैट इज माय क्वेश्चन राइट नाउ, कि वैल्यू कहाँ होती है, बट एक जस्ट क्विक रिकैप दे रही हूँ। सो बेस और बेस प्लस लिमिट की वैल्यू से कंपेयर किया जाता है कि उस प्रोसेस का, अब मान लो कोई एक प्रोसेस है जो कि 1000 से लेके 1300 तक है, तो उसकी बेस में वैल्यू होगी 1000, उसकी बेस और प्लस लिमिट की वैल्यू होगी 13, बट लिमिट की वैल्यू क्या होगी 300। इस पे भी छोटा मोटा कई बार न्यूमेरिकल आया होता है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। सो नाउ आई एम कमिंग टू माय क्वेश्चन। हर प्रोसेस की अपनी बेस और लिमिट की वैल्यू होगी, हर प्रोसेस की। जैसे प्रोसेस ए है, उसकी बेस में 800 था, लिमिट में 200 था। नेक्स्ट प्रोसेस थी, उसका बेस में 1000 था और लिमिट में 300 था। तीसरी प्रोसेस 1300 से स्टार्ट होके लेट्स से 1700 तक जा रही थी, तो बेस में 1300 था, लिमिट में 400 था। सो नाउ माय क्वेश्चन इज वेयर दिस base and limit values are stored for every process। हर प्रोसेस की ये वैल्यूज अलग होंगी, तो ये वैल्यू कहां पर स्टोर करवाई जाती है? मैम रजिस्टर्स में। नो, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। मैम कैशे। हाँ जी, ठीक था। कहां पे होगा सोचो जरा। हमने कुछ बात की थी, अ डेटा स्ट्रक्चर विच मेंटेन्स द रन टाइम स्टेटस ऑफ एवरी प्रोसेस। क्या था वो? रन टाइम डेटा स्ट्रक्चर, पीएसबी। पीसीबी। यस मैम, सॉरी, पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ मिनट। पीसीबी के कंटेंट पे जाओ। पीसीबी के कंटेंट में मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर्स लिखे होंगे। पीसीबी के कंटेंट में मैं नहीं शिफ्ट कर रही हूँ अपना कॉन्टेक्स्ट, तुम लोग अपना कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट करो। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 2 मिनट के टाइम के अंदर आप ये देख के आओ कि क्या पीसीबी के अंदर, उस टाइम पे हमने सिर्फ क्या समझा था, प्रोसेस की स्टेट क्या है, प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि उस टाइम तक हमें समझ में आता था प्रोसेस की स्टेट क्या है, वो रनिंग है, वो टर्मिनेटेड है, वो वेटिंग है, या प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। फिर वहां पे डिटेल्ड में लिखा हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर्स। दैट मींस ये डिटेल्स की प्रोसेस का बेस वैल्यू क्या है, लिमिट वैल्यू क्या है, और भी बहुत सारी मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है? उस प्रोसेस के पीसीबी में स्टोर होती है। इसके अलावा उस प्रोसेस से रिलेटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। उस प्रोसेस ने कितने कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स को वो यूज कर रही है, क्या क्या फाइल्स ओपन करी हुई है, कितनी देर से रिसोर्सेज को एक्वायर किया हुआ है, ये सारी रन टाइम स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, ये आपका एक रन टाइम डेटा स्ट्रक्चर होता है। और उस प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन जो होती है, वो पीसीबी में मेंटेन होती है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो प्रोग्राम जो है वो आपका डिस्क पे है और उसको मेन मेमोरी में लेके आना है। यूजर को क्या लगता है? यूजर परसीव करता है कि उसका प्रोग्राम जो है वो हमेशा 1000 से 0000 से शुरू होता है। यूजर को क्या लगता है कि उसका प्रोग्राम जो है वो हमेशा 0000 से शुरू हो रहा है। बट हर प्रोग्राम तो 00000 वाली लोकेशन पे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 00 वाली लोकेशंस पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो किसी को 800 से स्टार्ट करवाना पड़ता है, किसी को 1000 से स्टार्ट करवाना पड़ता है, किसी को 13 से स्टार्ट करवाना पड़ता है। सो दैट मीन्स जो यूजर का परसेप्शन है कि मेरा प्रोग्राम 000 से शुरू हो रहा है, वो 0000 से ना शुरू होके 800 से शुरू हो रहा है और 000 प्लस मैक्स तक जा रहा है। यूजर सोचता है कि मेरा प्रोग्राम 000 से लेके 0 प्लस मैक्स तक जा रहा है, जबकि उसका प्रोग्राम 000 से शुरू ना होके किसी एक और पर्टिकुलर लोकेशन, लेट्स से R और R प्लस मैक्स तक जाता है। दैट मीन्स मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। यूजर को ऐसा लगता है कि उसका प्रोग्राम 00 वाली लोकेशन से शुरू हो रहा है और किसी एक मैक्स लोकेशन तक जा रहा है, जबकि एक्चुअली वो किसी 0 से ना शुरू होकर किसी वो R वाली लोकेशन से शुरू होता है और R प्लस मैक्स तक जाता है। सो दैट मीन्स जो सोर्स कोड जो होता है, जो जिसमें सोर्स कोड समझते हो, जो आपका प्रोग्राम लिखा होता है,
सिंबॉलिक होता है, वो सिर्फ सिंबल्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, बट आपके प्रोग्राम को जब मेन मेमोरी में लाया जाता है तो वो आपका मेन मेमोरी में अलग एड्रेसेस पे बाइंड होता है। यहाँ पे एक बार देखना शुरू करते हैं। सोर्स कोड एड्रेस आर यूजुअली सिंबॉलिक, compiled code address bind to relocatable addresses, 14 bytes from the beginning of this module। यहां से आना शुरू करती हूँ मैं। सो बेसिकली अभी मेरा टारगेट क्या है कि अभी मुझे क्या समझना है कि आपकी एड्रेस बाइंडिंग्स किस किस तरह की होती हैं। सो बेसिकली आपका जो इंस्ट्रक्शंस और जो डेटा है वो जब मेमोरी में आता है तो उसकी 3 तरह की बाइंडिंग्स हो सकती हैं। There can be 3 type of bindings for the instructions and data. There can be 3 types of address bindings for the instructions and data to the memory address. और वो 3 stages पे हो सकती है। First is the compile time, second is load time, third is the execution time. Compile time का मतलब क्या होता है कि जब आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल किया जाता है तो उस टाइम पे आपकी एड्रेस बाइंडिंग्स जनरेट होती हैं। लेट्स से कंपाइलर ने जब प्रोग्राम को कंपाइल किया तो डिसाइड कर दिया कि 0000 वाला जो प्रोग्राम जो था वो लेट्स से अब आपका 8000 वाली लोकेशन पे चला गया है और वो 82000 तक की मेमोरी लोकेशन पे वो फिट हुआ है। दैट मीन्स कंपाइल टाइम पे आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग लोकेशन को चेंज किया जाता है, जो 00 की बजाय अब 8000 हो गई है, और बाकी पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होता है और एक एब्सोल्यूट कोड जनरेट होता है। एब्सोल्यूट कोड जो है वो जनरेट होता है, यानी कि जो एड्रेस 0 था वो 8000 बन गया, जो एड्रेस 3 था वो 8003 बन गया, जो 10 था वो 8010 बन गया। सारे के सारे एड्रेसेस जो है वो एक एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट होते हैं। इन केस अगर प्रोग्राम की लोकेशन 8000 की बजाय 13000 पे शिफ्ट करना पड़ता है तो ये कंपाइलेशन दोबारा किया जाएगा। मस्ट बी रिकंपाइल्ड इफ स्टार्टिंग लोकेशन चेंजेस। अगर अभी 8000 पे था प्रोग्राम बट इन केस किसी रीजन की वजह से प्रोग्राम जो है वो मुझे किसी और लोकेशन पे शिफ्ट करना पड़ता है, स्टार्टिंग लोकेशन चेंज होती है, तो इस कोड को दोबारा से रिकंपाइल करना पड़ता है। तभी जो एड्रेस जनरेट हो रहा होता है, जो कंपाइलर से जो एड्रेस जनरेट होके आया है वो कहलाता है एब्सोल्यूट कोड। आपको वो एक एब्सोल्यूट कोड मिल रहा है, 8000 से लेके 10000 तक का कोड है, बट इन केस अगर स्टार्टिंग लोकेशन किसी रीजन की वजह से चेंज होती है तो वो लोकेशन आपकी 8000 की बजाय 13000 से लेके 15000 तक के न्यू सेट ऑफ एड्रेसेस विल बी जनरेटेड, एंड दैट इज द रीजन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दैट इज द रीजन इट इज नोन टू बी एन एब्सोल्यूट कोड। ठीक है, नेक्स्ट इज लोड टाइम बाइंडिंग। जब आपकी जो बाइंडिंग्स जो हैं दे आर डिलेड टिल द लोड टाइम। आपका जब तक आपने कंपाइल कर लिया पर कंपाइलेशन के बाद भी आपके एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं जनरेट करवाया, मैंने कंपाइलेशन के बाद भी कोई रैंडम एड्रेसेस ही जनरेट करवा दिए हैं, और जब तक ये डिसाइड नहीं होता, लोडर जब तक डिसाइड नहीं कर लेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस पूरा का पूरा उस प्रोसेस की इमेज मेरे मेन मेमोरी में कहां पर सेव होगी। देखो, एक होता है कंपाइलर ने एब्सोल्यूट एड्रेस जनरेट कर दिया, अब ये प्रोग्राम यहीं पे ही रहेगा और चलेगा, अगर ये यहां पर नहीं रहा तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। दूसरी ऑप्शन है लोड टाइम की, जिसके अंदर आपकी बाइंडिंग्स जो हैं दे आर डिलेड टिल द लोड टाइम। पहले सबसे पहले एक प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद वो लोड किया जाता है, लोड होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप अपनी बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे नहीं करवा रहे हो एंड यू आर डिलेइंग द बाइंडिंग्स टिल द लोड टाइम, तो आपकी बाइंडिंग्स कहलाती हैं लोड टाइम पे, एंड सच अ कोड रिजल्ट्स टू बी अ रीलोकेटेबल code, that means the program can be loaded at any मैंने कंपाइलर से तो जनरेट करवाए नहीं एड्रेसेस, मैंने तो क्या बोला है, मेरा एक लोडर है वो डिसाइड करेगा। तो जब लोडर डिसाइड कर लेता है कि आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी में किस लोकेशन पे जाएगा,
उसके हिसाब से वो आपका एड्रेस जनरेट करके देता है. सो दैट मीन्स आपकी जो बाइंडिंग्स जो है वो रीलोकेटेबल कोड होता है एंड द मेमोरी लोकेशन इज नॉट नोन एट कंपाइल टाइम. द मेमोरी लोकेशंस आर नॉट नोन एट द कंपाइल टाइम. If the starting address change, we need only reload the user code to incorporate the changed value. That means अगर आपकी starting position change हो रही है तो आपको सिर्फ लोडर को ये बताना है कि मेरी starting position, या लोडर खुद ही ये टेक केयर करता है कि starting location 8000 की बजाय 10000 पे जा रही है, तो 10,000 से अब सारे एड्रेसेस जो है वो जनरेट किए जाएंगे. दैट मीन्स ये ऐसी बाइंडिंग होती है जो कि आपका एक एब्सोल्यूट कोड नहीं जनरेट करती, आपका एक रीलोकेटेबल कोड जनरेट करती है. और अगर प्रोग्राम किसी भी लोकेशन पे शिफ्ट करना पड़ रहा है लोड टाइम पे, तो आपको न्यू सेट ऑफ एड्रेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग इन विच द बाइंडिंग इज डिस्प्लेड until the run time. आपका जब तक पीस ऑफ कोड जो है वो रन नहीं होता तब तक आपकी बाइंडिंग्स जो हैं वो चेंज करी जा सकती हैं. दैट मीन्स ये भी ध्यान रखना कि आपका प्रोग्राम जो है वो लेट्स से 8000 से 10000 पे पड़ा हुआ था. रन टाइम पे अगर मुझे लगता है कि इसको 8000 से 10000 से हटा के 12 से 14 पे लाना है, तो प्रोग्राम रन टाइम पे उसकी बाइंडिंग्स चेंज करके, एग्जीक्यूशन टाइम पे बाइंडिंग्स उसकी चेंज करके 12000 से 14000 के बीच में प्रोग्राम जो है उसकी बाइंडिंग्स जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे भी चेंज की जा सकती हैं. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एग्जीक्यूशन टाइम की बाइंडिंग्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसी बाइंडिंग्स जो एग्जीक्यूशन टाइम पर भी चेंज की जा सकती हैं. इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे देयर कैन बी सर्टेन सर्कमस्टांसेस कि रन टाइम पे आपका प्रोग्राम चल रहा है पर आपको अपने प्रोग्राम को कुछ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस से हटा के कुछ सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस पे मूव करने की जरूरत होती है. एंड सच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज नोन टू बी योर एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग. एंड इन मोस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम्स वी यूज दिस टाइप ऑफ मेथड. इन जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम वी यूज दिस काइंड ऑफ मेथड फॉर एड्रेस बाइंडिंग. इसका एक एग्जाम्पल डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को देख लेते हैं. सोर्स कोड था, अगर तो आपकी बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे जनरेट हो रही थी तो वो आपका कहलाता है कंपाइल टाइम. ठीक है, कंपाइलर ने अगर आपकी सारी बाइंडिंग्स जनरेट करके दे दी हैं, आपका एक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बन गया. ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के साथ आपकी अब लाइब्रेरीज वगैरह अटैच की जाती हैं. एक लिंकेज एडिटर था, उसके थ्रू आपका एक लोडर होता है. ये सारे अलग अलग कंसेप्ट है, तुम पढ़ के आए हो. लिंकेज एडिटर क्या होता है, लोडर क्या होता है. लिंकेज एडिटर जो होता है जो लाइब्रेरीज के साथ लिंकिंग वाला काम करता है. लोडर मॉड्यूल क्या होता है, लोड मॉड्यूल क्या होता है जो कि आपके प्रोग्राम को पूरा का पूरा एक मेमोरी इमेज की फॉर्म में, प्रोसेस इमेज की फॉर्म में रेडी करता है. प्रोसेस, उससे रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड फाइल्स, वो सारी की सारी चीजें आपके वो क्रिएट करता है और उस पूरे सेटअप को फिर वो मेन मेमोरी में लेके आता है. क्लियर हो गया. एंड देन यू हैव द इन मेमोरी binary image, in memory binary image and certain dynamic loadings of the certain dynamic linking of libraries is done at the runtime also. कुछ स्टैटिक लिंकिंग होती है, जो ऊपर आपकी अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स दिखाया हुआ है वो स्टैटिक लिंकिंग दिखाई हुई है. और कुछ चीजों की आपकी लिंकिंग डायनेमिक भी होती है. स्टैटिक और डायनेमिक लिंकिंग अगर अभी नहीं क्लियर हो रहा तो दैट्स परफेक्टली फाइन, हम आज की क्लास में ही अभी देखेंगे स्टैटिक लिंकिंग क्या होती है और डायनेमिक लिंकिंग क्या होती है. सो फाइनली आपका सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है. कंपाइल होने के बाद उसकी स्टैटिक लिंकिंग परफॉर्म होती है. फिर एक लोड मॉड्यूल जो है उसको लोडर के थ्रू देखो, कंपाइलर, लिंकेज एडिटर और लोडर, ये आपके, ये कह लो कि पीस ऑफ कोड हैं जो कि आपके प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं. प्रोग्राम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके सर्कल्स में दिखाई हुई हैं. सोर्स प्रोग्राम था, सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बना, उसके ऊपर जब पूरी लिंकेज एडिटिंग वगैरह हो गई तो वो एक लोडेबल मॉड्यूल बना और वो लोडेबल मॉड्यूल अब आपका मेन मेमोरी में लोड होगा. देन so logical address versus the physical address space.
The set of addresses which are generated by the CPU, they are known to be the logical address or the virtual addresses. virtual क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो CPU से जनरेट होके आ रहा है वो एक तरह से एक झूठा एड्रेस है. सीपीयू ने तो यूजर को तो यही लगता है ना उसकी हर प्रोसेस जो है वो 0000 से शुरू हो रही है. तो अगर मैं 14 बोल रही हूँ, मेमोरी लोकेशन 14 बोल रही हूँ, तो इट डज नॉट मीन कि 14 पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है. देखना पड़ेगा वो प्रोसेस का बेस क्या है और उस बेस प्लस 14 में जाके उस पर्टिकुलर लोकेशन से मुझे डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा. सो दैट मीन्स जो सीपीयू से एड्रेस जनरेट होता है उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं या कई बार वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रू एड्रेस नहीं होता. इस वर्चुअल एड्रेस को कन्वर्ट करवाना पड़ता है फिजिकल एड्रेस में. दिस इज द एक्चुअल एड्रेस वेयर अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन कैन बी फाउंड. आपका पर्टिकुलर डेटा जो है उस मेमोरी लोकेशन पे फाइंड किया जा सकता है. So the concept of logical address space that is bound to a separate physical address space is central to the process management. अब process management में सबसे important task क्या है कि जो CPU से logical address generate होके आ रहा है वो फिजिकल एड्रेस स्पेस पे कैसे प्रॉपरली मैप किया जाएगा. सो द मैपिंग इज नीडेड. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वाई मैपिंग इज नीडेड? बिकॉज द एड्रेसेस विच आर जनरेटेड फ्रॉम द CPU, those are known to be the logical address, and those logical address needs to be mapped to the physical address. Right? So we have the logical address space, that means the set of all logical addresses generated by a program. उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं 8000 से 10000 के ऊपर. So 8000 से लेके 10000 के बीच में, या ये कहना चाहिए 0 से लेके 2000 तक के बीच में जितने भी एड्रेस जो उस प्रोसेस के के बीच के जो एड्रेसेस थे, जो एक प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेसेस थे, वो कहलाते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस. पढ़ो एक बारी फटाफट से, इफ नॉट क्लियर मुझसे दोबारा पूछो. And read this point also. Logical and physical addresses are the same in compile time and load time. जब आपका प्रोग्राम को कंपाइल करा जाता है और जब लोड किया जाता है तो आपके फाइनली लॉजिकल और फिजिकल एड्रेसेस जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं, बट दे डिफर इन एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम पे, रन टाइम पे डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम कौन सी मेमोरी लोकेशंस पे जाके फिट होगा. ठीक है, इस एग्जांपल को एक बारी देखो. यहाँ पे सीपीयू से एक एड्रेस जनरेट हुआ, लॉजिकल एड्रेस स्पेस. लॉजिकल एड्रेस स्पेस प्लस relocation register, let's say 14,000 था, which in a way it is the base register. So logical address किसके साथ ऐड हुआ? आपका बेस रजिस्टर के साथ वैल्यू ऐड हुई, which comes out to be 14,346, और वो मेन मेमोरी में से एक्सेस किया गया. रीड द ऊपर वाला पैराग्राफ जो है ये भी पढ़ो. डायनेमिक रीलोकेशन करवाई जा रही है. We now have two different type of addresses. Logical address ranges from 0 to max, and the physical address ranging from r plus 0 to r plus max for a base value of r. The user program generates only the logical address and thinks that the process runs in location 0 to max. However, these logical addresses must be mapped to physical addresses before they are used. Okay? मतलब जो हम 0 पर सोचते हैं वो 0 पर ना होकर किसी और एड्रेस पर होता है. आर
आर जो इस Okay. एग्जांपल के अकॉर्डिंग 14,000 है, तभी तो जो 346 था वो आर प्लस 346 होके फिजिकल एड्रेस 14,346 बन गया। ठीक था? यस मैम। ओके, नेक्स्ट मैम तो ये आर की वैल्यू 14 ये कैसे मालूम चलेगा? ये उस प्रोसेस के बेस और लिमिट रजिस्टर्स की तो वैल्यू होती है जो भी बताया था पीसीबी में स्टोर्ड होती है बेटा। यस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज डायनेमिक लोडिंग। डायनेमिक लोडिंग का मतलब क्या है? रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड। रूटीन का मतलब एक प्रोग्राम का मॉड्यूल जो है, सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक साथ लोड मत कर लो। रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड। All the routines are kept in disk in the relocatable format. All the routines are kept in disk in the relocatable format. देखो, बहुत बड़ा सा प्रोग्राम जिसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उसको एक साथ मेन मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है। There is a concept which is known as dynamic loading. डायनेमिक लोडिंग का मतलब क्या है? अगर किस सेट ऑफ मॉड्यूल की जब जरूरत पड़ रही है तभी उसको मेन मेमोरी में लाने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने असेंबलर्स पढ़े होंगे, असेंबलर में पास 1 होता है, पास 2 होता है। तो पहले जब पास 1 का काम कर रहा होता है तो पास 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे मेन मेमोरी में जरूरत है। फिर जब पास 2 शुरू होता है तो पास 1 से रिलेटेड मुझे जरूरत नहीं है। सो बेसिकली क्या है, सारे के सारे रूटीन्स को मेन मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है। रूटीन्स इज नॉट लोडेड until it is being called and all the routines are kept on disk in relocatable format. That means सारे के सारे मॉड्यूल्स को रिलोकेटेबल फॉर्मेट किसका था हमारा? कौन से टाइम की बाइंडिंग्स में रिलोकेटेबल फॉर्मेट जनरेट होता था मेरा? लोड टाइम पे रिलोकेटेबल लोड मोड फॉर्मेट के अंदर लोड टाइम पे। दैट मींस मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे अपने मॉड्यूल्स को लोड टाइम के हिसाब से पूरा रेडी करके रख लिया। अब रन टाइम पे जो मॉड्यूल चाहिए होगा वो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आएगा और उसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? दिस टेक्निक इज यूज्ड टू फॉर बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन। अनयूज्ड रूटीन्स आर नेवर लोडेड and the routines are kept in the relocatable load format. relocatable मतलब वो किसी भी लोकेशन पे मूव किए जा सकते हैं, किसी भी मेमोरी लोकेशन पे आ जाए। अगर 8,000 खाली मिल रहा है तो 8,000 से 10,000 पे आ जाए, 9,000 खाली मिल रहा है तो 9,000 से 10,000 पे आके अब प्लेस हो गए हैं, अब उनका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। 10,000 से 12 पे भी जा सकते हैं। सो आपके जितने भी मॉड्यूल्स जो हैं they are kept on disk in relocatable load format and useful when large amount of code are needed to handle इनफ्रीक्वेंटली अकरिंग केसेस। इनफ्रीक्वेंट केसेस हैं, कभी कोई एग्जीक्यूट हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, तो उस केस के अंदर ऐसे में डायनेमिक लोडिंग को यूज किया जाता है जब मैं सारे के सारे इनफ्रीक्वेंट केसेस को मेन मेमोरी में रखने की मेरे को जरूरत नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज, ये कंसेप्ट तो अच्छा था बट देयर इज नो स्पेशल सपोर्ट गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको करवाने के लिए कुछ भी सपोर्ट नहीं देता। इट इज all implemented at the user level and at the program design level. Only operating system provides certain libraries for this type of implementation. वो भी minimal support होता है। The point is कि इस सब को करने के लिए आपका कुछ भी support जो है वो आपका operating system provide नहीं करता। Next we have is dynamic linking. डायनेमिक लिंकिंग का मतलब क्या है? दैट यू आर delaying the linking also, postponing the linking also till the execution time. आपके जो सिस्टम की लाइब्रेरीज जो होती हैं वो आपकी कंबाइन होती हैं। आपने जितनी भी लाइब्रेरीज इंक्लूड करी होती हैं, सिस्टम की भी लाइब्रेरीज होती हैं, वो आपके प्रोग्राम कोड के साथ कंबाइन होती हैं। सो वो होती है आपकी स्टैटिक लिंकिंग, जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टम लाइब्रेरीज एंड प्रोग्राम कोड कंबाइंड बाय द लोडर इनटू द बाइनरी प्रोग्राम इमेज। अगर इस डायग्राम को भी देखो
तो ये वाला जो हो रहा है ये आपकी स्टैटिक लिंकिंग हो रही है। आपका एक कंपाइल्ड प्रोग्राम था, कंपाइल्ड प्रोग्राम के साथ आपकी सिस्टम लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड कर दी गई, ठीक है। सो ये वाली जो लिंकिंग होती है ये कहलाती है स्टैटिक लिंकिंग। सिस्टम लाइब्रेरीज एंड प्रोग्राम कोड कंबाइंड बाय द लोडर इनटू द बाइनरी प्रोग्राम इमेज। प्रोग्राम लोड होने से पहले ही सारी लिंकिंग करवा दी गई, जितनी भी लाइब्रेरीज थी वो सारी इंक्लूड करवा दी गई। कई बार ऐसा होता है कि यूजर ना सुपरफ्लुअस लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेता है, math.h भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली। और आपका जब प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कंपाइल टाइम के बाद स्टैटिक लिंकिंग हो गई, तो वो सारी की सारी लाइब्रेरीज, इनफैक्ट तुम्हें ये भी पता होगा कि जो मैं लाइब्रेरी इंक्लूड करती हूँ वो सारी की सारी लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाती है मेरे प्रोग्राम में, जब मेरा पूरा का पूरा एक लोडेबल मॉड्यूल बनता है। पता है ना आप लोगों को, मैं जितनी भी लाइब्रेरीज इंक्लूड करती हूँ, अब math.h है, मैथ के अंदर सिर्फ एक फंक्शन थोड़ी डिफाइन होगा साइन कोसाइन का, math.h में बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है। एंड द मोमेंट आई एम यूजिंग इंक्लूड math.h, तो उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो सारे के सारे लोड मॉड्यूल के अंदर लिंक हो जाएंगे, स्टैटिक लिंकिंग हो जाएंगे। बट व्हाट इफ आई एम पोस्टपोनिंग द लिंकिंग ऑल्सो एट द एग्जीक्यूशन टाइम? अगर मैं अपने लिंकिंग को भी पोस्टपोन कर रही हूँ डायनेमिक रन टाइम तक के लिए, कि रन टाइम पे देखते हैं जिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए कॉल आएगी उसी सिर्फ लाइब्रेरी को लिंक कर लिया जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जहां पर भी लाइब्रेरी कॉल होती है, देयर वी रिप्लेस इट विद अ स्टब। स्टब क्या होता है? स्टब इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड। ध्यान से सुनना, स्टब इज अ पीस ऑफ कोड that indicate how to locate the appropriate memory resident library routine or how to load the library if the routine is not already present. That means आपकी जब भी देखो, एक होता है आपने इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड math.h, पर जब math.h का साइन वाला फंक्शन आप यूज करने लगोगे तो साइन वाला फंक्शन जो है वो ये चेक करेगा कि क्या ये लाइब्रेरी इंक्लूडेड है रन टाइम पे। अगर वो लाइब्रेरी इंक्लूडेड उस टाइम पे नहीं हुई तो रन टाइम पे वो लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करी जाएगी। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब भी math.h के लिए अगर कोई कॉल आती है तो वो लाइब्रेरी जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब वो लाइब्रेरी जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो दोबारा उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, दोबारा उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल पीस ऑफ कोड स्टब is used to locate the appropriate memory resident library routine. रूटीन जो है वो फटाफट से लाइब्रेरी में देखेगा कहाँ से वो लाइब्रेरी को लोड करना है। स्टब replaces itself with the address of the routine and execute the routine. ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स इफ द रूटीन इज इन द मेमोरी एड्रेस स्पेस। ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि अच्छा अब जो लाइब्रेरी जो थी वो डायनेमिकली मेरे एड्रेस स्पेस में, उस प्रोसेस के एड्रेस स्पेस में आ गई है तो वो कंटिन्यूएशन कर देगा। अगर लाइब्रेरी एड्रेस स्पेस में नहीं आई है तो वो उसको ऐड कर देगा। जब फर्स्ट टाइम पे वो लाइब्रेरी लिंक होने की रिक्वेस्ट आएगी तो वो एड्रेस स्पेस में ऐड कर देगा, और जब नेक्स्ट टाइम पे उसी लाइब्रेरी के लिए कॉल आएगी तो दैट मीन्स वो ऑलरेडी एड्रेस स्पेस में इंक्लूडेड होगी और उस टाइम पे उसको लोड करने की जरूरत नहीं होगी। ये वाली जो आपकी लिंकिंग जो दिखाई हुई है ये डायनेमिक लिंकिंग दिखाई हुई है। इससे पहले आपका इन मेमोरी एक प्रोसेस की इमेज आ गई थी सिस्टम के अंदर और रन टाइम पे कुछ अगर लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ रहा है so that becomes your dynamic linking. ठीक है। Next time that particular code segment is reached, the library routine is executed directly, incurring no cost for dynamic linking. फटाफट से एक बारी पढ़ो इसको और बताओ मुझे क्लियर। Yes, ma'am. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस डायनेमिक लिंकिंग को प्रोवाइड करवाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन Yes, ma'am.
ओके, आई थिंक स्वैपिंग मैं शायद नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करवाना चाहूंगी, क्योंकि स्वैपिंग एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है जिसमें टाइम लग जाएगा. सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर माई सेल्फ फॉर टूडेज क्लास एंड लेट मी टेक द अटेंडेंस. प्रोग्राम कल हो गया था बाकी बच्चों का भी, एसजेएफ वाला भी और एफसीएफएस वाला भी. कल तो सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे दिखाया था, बाकी बच्चों ने कब दिखाना है? यस मैम, हो गया था. हो गया था. ठीक है. प्लीज अपने असाइनमेंट ऑन टाइम सबमिट करते रहना. मेरे पास सबका रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, कौन कब कब लेट सबमिट कर रहा है. लेट सबमिशंस नहीं चाहिए मुझे, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी. आकृति, प्रेजेंट मैम. आहाना,